सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। लोकसभा के संदर्भ में अब सेनाएं अपनी अपनी जगह पर तैनात हो रही हैं, प्रत्याशी लगातार घोषित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्थितियां ये हैं, लगभग सभी मुख्य सीटों के संदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। उसमें सबसे बड़ा नाम है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वह एक बार फिर मैदान में है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो अपनी चुनावी व्यवस्थाओं के बीच में इस समय भूपेश बघेल जी हमारे साथ है। तो भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी संवाद में। और बातचीत इसी संदर्भ में है और जानने में दिलचस्पी यही है कि जब पार्टी के तमाम बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस चुनाव में अपने आप को दाएं बाएं करने में सफल हो गए, ऐसे में भूपेश बघेल कहाँ फंस गए? यहाँ तो फंसने का सवाल नहीं उठता। पहली बात तो ये है कि हाईकमान की इच्छा क्या है, दूसरा कार्यकर्ताओं की डिमांड क्या है। तो राजनांदगांव के सभी जो विधायक हैं, हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब ने एक मत इन कहा कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया जाए। ये प्रस्ताव उनके तरफ से हुआ। हाईकमान से भी मैंने यही कहा कि भाई आप तय कर लें, मुझे प्रचार करना है या चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने टिकट घोषित कर दी, तो फिर चुनाव मैदान में। पर जानने में दिलचस्पी है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, ये तमाम लोग दाएं बाएं हो लिए। भूपेश जी को लोग बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ मानते हैं। तो ऐसे माहौल में भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह की बात है, वो तो राज्यसभा सदस्य हैं जी। और कमलनाथ जी अब वो दिल्ली छोड़ के वो मध्य प्रदेश आ चुके हैं जी। और उनके लड़के सांसद हैं जी। तो ऐसे में उनका चुनाव लड़ने का कोई तुक दिखता नहीं है जी। छिंदवाड़ा उनका सीट रहा है, वहाँ नकुलनाथ जी ऑलरेडी सांसद हैं। अशोक गहलोत जी जरूर पिछले समय उनके चिरंजीव लड़े थे वैभव, और चुनाव जीत नहीं पाए थे। इस समय भी उन्होंने अनिच्छा जाहिर की थी और अपने लड़के फिर से टिकट जी वैभव जी को उन्होंने टिकट दिलवाया। और कमलनाथ जी के लिए कहे कि वो दिल्ली छोड़कर मध्य प्रदेश में आ गए। तो अपने अपने कारण। तो भूपेश जी का क्या छत्तीसगढ़ में मन भर गया जो अब देश की ओर रुख कर रहे हैं? नहीं, मन भरने क्या हो, वहाँ भी रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में मन रहेगा। कहाँ जहाँ भी रहोगे छत्तीसगढ़ के लिए आवाज़ बुलंद होना है जी। और आपने राजनांदगांव के संदर्भ में कहा कि वहाँ के विधायकों ने चाहा, कार्यकर्ताओं ने चाहा, पर लोग तो आपको दुर्ग में भी ढूंढ रहे थे और कुछ प्रेम रखने वाले रायपुर में भी आपकी ये संदर्भ में इच्छा जता रहे थे। तो रायपुर को भी छोड़ दिए भूपेश जी, दुर्ग जो उनका अपना इलाका है उसे भी छोड़ दिए और राजनांदगांव की ओर बढ़ चले। ऐसा राजनांदगांव में क्या है जो भूपेश जी को इतना आकर्षित कर गया? वैसे मतलब महासमुंद के सब साथी लोग भी अभी जब राहुल जी की न्याय यात्रा हुई तो उस समय लगातार 3-4 बार मुझे उस रास्ते से जाना हुआ। तो वहाँ के सभी साथियों ने रायपुर में भी आके उन्होंने कहा कि आप महासमुंद से लड़ लीजिए जी। क्योंकि प्रस्ताव तो हुआ नहीं था जी। प्रस्ताव विधिवत रूप से राजनांदगांव की आया था जी। दुर्ग में ये स्थिति थी कि हम लोगों ने पहले से जब लगातार राजेंद्र साहू जी यहाँ मतलब मेरे क्षेत्र में भी वो चुनाव संचालक के रूप में एक बार नहीं 2 बार वो चुनाव संचालन के मेरे अनुपस्थिति में, और लगातार सक्रिय भी रहे बैंक के अध्यक्ष के रूप में। तो सभी तरफ से ये बात आई कि राजेंद्र को देना चाहिए जी। तो राजेंद्र साहू के लिए सब कार्यकर्ताओं को मन बन गया था। तो वहाँ मैं टिकट मांगूँ ये उचित नहीं था। तो राजेंद्र साहू के चक्कर में आपने तो छोड़ दिया, पर विजय बघेल की बड़ी इच्छा थी कि भूपेश काका जो है दुर्ग से चुनाव लड़ें। आपने अपने भतीजे की इच्छा का कोई सम्मान नहीं किया। अरे उसके 4 बार इच्छा पूरा कर दिया भाई। 3 बार तो हार चुके हैं और कितना बार मेरे से हारना चाहते हैं। उन्हें लगा कि लोकसभा भी आप ही के साथ में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे उसके किस्मत में एक ही बार हर चीज़ रहता है। एक बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे, एक बार विधायक रहे, अब एक बार सांसद का कार्यकाल उनका पूरा हो गया जी। तो हर सीट में वो हर पद में एक बार रहते हैं, उससे ज़्यादा रहते नहीं हैं।
तो इस समय भी कोई संभावना दिखती नहीं। इतना सुनहरा अवसर होते हुए भी काहे को आप इतने बड़े संकट में अपने आप को राजनांदगांव में झोंक दिए? जब आपको अतीत इतना बढ़िया दिख रहा था विजय बघेल का, एक एक बार का, तो सीधे कालीन बिछा हुआ था भूपेश बघेल जी के लिए, तो भूपेश बघेल जी ने ये मौका क्यों छोड़ दिया? मैंने पहले कहा ना, राजेंद्र साहू के लिए अब वो शुरू से हम लोग वाजे दाव के यहाँ से राजनीति शुरू की जी तो मैं समझता हूँ कि सबसे जूनियर यदि स्टूडेंट कोई है जी तो राजेंद्र साहू ही था। जी। तो हम सबका बहुत प्यारा था, हमने कहा फिर राजेंद्र साहू आगे बढ़े। तो राजेंद्र साहू के प्यार के चक्कर में आपने ताम्रध्वज साहू को महासमुंद भिजवा दिया। अब वो देखिए, ताम्रध्वज साहू जी के बारे में कहें तो वो कोई भी जो सामान्य सीट है उसमें वो लड़ सकते हैं जी। आपने देखा कि वो धमधा से भी विधायक रहे, बेमेतरस भी विधायक रहे, फिर दुर्गामी से भी विधायक रहे। तो उनके लिए कोई सीट छत्तीसगढ़ के लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि सामाजिक रूप में उन्होंने जो काम किया है तो उसकी पहचान सभी जगह है। अरे भूपेश जी, एक बार बताओ, ये लोकसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हो आप? लड़ना है इसलिए लड़ रहे हैं, या कोई जीतने वीतने की उम्मीद के साथ में भी हैं? क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, कांग्रेस के लिए संसदीय चुनाव कुल मिला के दुगवा सपने के अलावा कुछ रहता नहीं। मतलब एक दो सीट, बस यही कांग्रेस की पहचान रह गई। क्या कहते हैं इस बार? नहीं, इस समय जो परिस्थिति अलग है जी। अन्य समय में ये था कि राज्य में कांग्रेस को देना है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को देना है, इस प्रकार के लोगों को भावनाएं रही है। लेकिन अभी जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ और रिजल्ट जो आया उसमें सब लोग हतप्रभ है जी कि ऐसा नहीं होना था जो हुआ। तो लोगों को ये था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और नहीं बनी, क्योंकि सारे सर्वे आप देखेंगे और सारे लोगों के जो ओपिनियन यही थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है जी। लेकिन रिजल्ट दूसरा आया। इसलिए यहाँ अभी जो वातावरण है वो दूसरे प्रकार के वातावरण है कि ये गलत हुआ है, कांग्रेस को मौका मिलना था। तो इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। ये गलत कैसे हुआ भाई? सरकार अगर भाजपा की बनी तो लोगों ने जैसे वोट दिए उसके कारण बनी, या वोट कुछ और दिया गया और सरकार कुछ और बन गई? लोगों को ऐसे भी मानना है जी कि कितने लोग हैं जो मिलते हैं, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, वो क्या गया जी। तो अब वो बात, इसमें जो भाजपा के लोग हैं वो भी चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं हुआ। ऐसा क्या मैनेजमेंट किया था आपने कि भाजपा के लोग भी चाह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बने? क्योंकि वो सभी लोग लाभान्वित हुए थे, जी। चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, जी। सभी लोग इससे लाभान्वित हुए। कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो हमारी सरकार से नाराज हो। तो जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए अपना वोट नहीं संभाल पाए, जो उनका कहना है कि लोगों ने तो वोट हमें दिया, सरकार भाजपा की बन गई, तो अब तो प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, देश में भी भाजपा की सरकार, तो लोकसभा में किस उम्मीद के साथ आप दावे की दरकार कर रहे हैं? जनता सबसे ताकतवर है और यदि उनको ये महसूस हो गया कि पिछला जो चुनाव है वो गलत हो गया है, तो निश्चित रूप पूरी ताकत के साथ उसको ठीक करने में वो लग जाएंगे। थोड़ा विरोधाभास है भूपेश भाई आपकी बात में। आप बोल रहे हो पिछली बार भी जनता ने तो वोट हमें दिया, पता नहीं वोट कहाँ गया। देखिए, बात तो यदि कहेंगे अब चुनाव हार गए हैं इस कारण से बोल रहे हैं, ये कहेंगे तो वो तो बात वही आएगी, आप जीते थे, पिछले समय जीत गए थे जी, है ना, खेल तो ईवीएम में हुआ जी, है ना, और ये बात लगातार हो भी रहा है ईवीएम के खेल। लेकिन हम लोग बोले नहीं थे, पहली बार आप इतना कुरेद रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से इसमें ईवीएम के बड़ा रोल रहा है जी। और इसके कारण से रिजल्ट जो है वो अप्रत्याशित आया है जी। तो ईवीएम का खेल करने में जब भाजपा इतना माहिर है, तो 2018 में भूपेश बघेल जी ने एक तरफा बीजेपी को साफ कैसे कर दिया? मैं तो वही सवाल पहले बोल दिया था जी, आप ऐसा बोलोगे करके, जी, मैं पहले ही बोल दिया था जी, पिछले समय भी। देखिए, ये है कि सेलेक्टिव, मैं पहले भी आप देखेंगे कि ईवीएम के खिलाफ में बोलता रहा जी, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर को चुना। जी। जब 2019 में नगरीय निकाय चुनाव हुआ तो मैं ईवीएम से नहीं कराया, मैं बैलेट पेपर से कराया, जी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है जी, ईवीएम पर, तो इसलिए मैंने उसको कराया था। दूसरी बात यह है कि हर इलेक्शन में ईवीएम का खेल नहीं होता, जी,
किसी जगह करना होता है कर लेते हैं, किसी जगह नहीं करना होता नहीं करते। तो इस समय तो हर हालत में छत्तीसगढ़ चाहिए जी, किसी भी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ चाहिए, ये स्थिति थी। क्या किए थे भूपेश बघेल जी ऐसा जिसके कारण हर हाल छत्तीसगढ़ चाहिए? अब उसको तो वही लोग बताएंगे भाई। अरे अभी आप ही ने तो कहा कि उन्हें हर हाल छत्तीसगढ़ चाहिए। तो वो बोलते ही थे कि हमको हर हाल में छत्तीसगढ़ चाहिए, जो क्षण की खबरें आती थी अंदर से जी, वो यही हर हालत में छत्तीसगढ़ चाहिए। और लोकसभा में लोकसभा में देखो क्या होता है। अब तो ये है कि ईवीएम में खेल होता भी है जी, तो 5% से लेकर 10% तक होता है, इससे ज़्यादा जी। नहीं। और यदि आपने डिफरेंस यदि 20% है, आप 21% यदि आप डिफरेंस कर लिए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो मतलब ईवीएम का मैनेजमेंट इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। उससे ज्यादा नहीं है। तो आप किस आधार पे उम्मीद कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, और क्या उम्मीद कर रहे हैं भूपेश जी? लोकसभा हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में अच्छी सीटों से जीतेंगे जी। और देश में भी अच्छी स्थिति रहेगी। ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जी, मान लो 400 पार के जो नारा दिए हैं, ये दावे खोखले हैं। जी, इसलिए भी खोखले नज़र आते हैं कि आप इतना ताकतवर हैं तो आप महाराष्ट्र में जो किए हैं, जो बिहार में आप किए हैं, जो आप हिमाचल प्रदेश में किए हैं, और तो और अपने प्रदेश जी, हरियाणा में अभी कल की बात है जी, जो आपने खेल किया है, उससे तो समझ आता है कि वो 400 पार वाले केवल वो नारा भर है, अंदरूनी स्थिति दूसरी है, जमीनी स्थिति दूसरी अगर है। अंदरूनी स्थिति दूसरी है भूपेश भाई, तो ये कांग्रेस की कतार लगकर भाजपा में प्रवेश के लिए इंतजार में क्यों खड़े रहते हैं? कतार लग की बात नहीं है, जो गए हैं उनसे भी मैं नहीं बात किया हूं तो कोई और बात किया है। जी, आखिर ईडी आईटी है किस लिए? वो है इसलिए। आपके पुराने नेता सम्मानीय सुरेश पचौरी जी भी भाजपा का हिस्सा बन गए। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब वो तो मतलब लगभग स्मृति से विलुप्त हो गए थे, जी, है ना। वो राजनीति में उतनी सक्रियता उनकी है ही नहीं। जी, अब वो तो ये है कि राजनीति में जो दिखाई दे, जो दिखता है वो बिकता जी, है ना। और राजनीति हमेशा सक्रियता के दूसरा नाम है। जी। तो आप सक्रिय नहीं हैं तो आपको लोग भूलने में देर नहीं करते। तो कांग्रेस के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? क्या भूपेश बघेल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वाकई कांग्रेस कठिन दौर से गुजर रही है? जो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो आपकी 40 सीटें आने के संदर्भ में खुल के बोल रहे हैं कि कांग्रेस क्या बात कर दी है, 40 सीटें ले आए। ममता बनर्जी खुल के कह रही हैं 40 सीटें भी आ जाए कांग्रेस की तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा 400 का दावा कर रही है और आपके बगल में बैठने वाले लोग आपको 40 के लायक भी नहीं समझ रहे। इस विरोधाभास के संदर्भ में भूपेश जी की दृष्टि क्या है? ममता बनर्जी आपने उल्लेख किया, मैं तो उसके बयान को देखा नहीं है जी, लेकिन आप ये कहें कि केवल 40 सीट आएगी, ये तो मतलब अतिशयोक्ति है। अब परिस्थितियां बदली है, चाहे बिहार की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात हो, गुजरात में अभी भी वो दल बदल करवा रहे हैं। जी, उनको गुजरात में भी डर लग रहा है। जी, महाराष्ट्र में वो परिस्थिति नहीं है। अभी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सीट लेके आए थे वहाँ से वो उनके जनाधार खिसकते नज़र आ रहा है। वो तब उड़ीसा में भी समझौता करने के मूड में है, जी, आंध्र प्रदेश में समझौता करने के मूड में है, तेलंगाना में भी है। इसका मतलब ये है कि आपका जनाधार कर्नाटक से खिसक रहा है, आपका जनाधार यूपी और बिहार से खिसक रहा है, आपका जनाधार गुजरात और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से आपका जनाधार खिसक रहा है। तो आपको जो जितनी सीट मिली थी उसको भी आप सहेज के रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये स्थिति बन रही है। और दूसरी बात यह है कि अब टिकट वितरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की और उसके जो कैंडिडेट हैं वो बोलते हम लड़ेंगे नहीं, जी, टिकट वापस कर दिया। जी, उसके पहले आप गौतम गंभीर की बात करें चाहे सिन्हा की बात करें, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन वो बोलते हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम दूसरा काम करना चाहते हैं। जी। कोई क्रिकेट का बोल रहा है, कोई अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, कोई मेडिकल साइंस की बात कर रहा है। तो भूपेश जी केवल भाजपा के नेताओं का देख रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, या कांग्रेस के नेताओं के भी बयान देखते हैं जो बोल रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे? ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया मुझे। ऐसा कैसे कर लेते आप? क्या अपने मनोनुरूप ही कैसे सुन पाते आप? नहीं, अभी कौन कांग्रेस के नेता है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? यहाँ तो लाइन लगी है।
थोड़ा हमें भी लाइन के संदर्भ में जानकारी मिले। आपके पुराने साथी टीएस सिंहदेव बोल दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आपने काफ़ी कोशिश की, चरणदास महंत भी मैदान में उतरे, वो भी दाएं बाएं हो लिए। आपके पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह पे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी कह दिया पहले सोचा था मुरैना से लड़ूं, पर अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये सारे बयान आपकी निगाह से क्यों नहीं गुजरते? उसके बयान मैंने नहीं पढ़ा जी। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बारे में पहले ही बोल दिया जी। और जहाँ तक टीएस सिंहदेव की बात, उसकी सीट आरक्षित है। जी। दूसरी बात है चरणदास, तो उसके धर्मपत्नी ऑलरेडी सांसद है। भूपेश जी दुर्ग से भी लड़ सकते हैं, भूपेश जी रायपुर से भी लड़ सकते हैं, भूपेश जी राजनांदगांव से भी लड़ सकते हैं, भूपेश जी महासमुंद से भी लड़ सकते हैं। और टीएस सिंहदेव के संदर्भ में आया तो बस सरगुजा सीट के संदर्भ में आप उन्हें लायक समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आरक्षित है इसलिए वो नहीं लड़ सकते। लड़ सकते नहीं, वो नहीं मतलब उन्होंने कहा मैं बाहर के सीट में नहीं जाना चाहता जी, है ना। उसकी पारिवारिक परिस्थिति भी ऐसी है कि वो चुनाव लड़ने के अनिच्छुक हैं जी। हम लोगों ने ऐसा नहीं उसको टटोला नहीं या कहा नहीं जी। कहे भी, लेकिन जो पारिवारिक स्थिति है उसके कारण से उन्होंने कहा कि भूपेश भाई स्थिति ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं। चलिए अपन देश से निकल के छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे। अब बदली हुई परिस्थितियों में नई सरकार, नया नेतृत्व भाजपा का, पूरा पीढ़ीगत परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये जो पिछले 3 महीने का समय है, इसने आपकी राह को कितना आसान या कितना मुश्किल कर दिया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? नहीं, जहाँ तक कि सरकार की बात है मैं तो केवल देख ही रहा हूँ। मैं पहले ही बोला था कि मैं सरकार की आलोचना नहीं करूँगा और किया भी नहीं जी। अब चूंकि चुनाव है तो जा रहे हैं तो लोग पूछते हैं तो फिर बात करनी पड़ती है जी। लेकिन जिस प्रकार से हाउस में हमने देखा कि मुख्यमंत्री अपने विभाग के प्रश्नों को उत्तर भी नहीं दे रहे हैं जी। उनके विभागों के उत्तर कोई मंत्री दे रहा है जी। ये तो पहली बार देखने को मिला है। तो स्थिति यही है कि अनिर्णय की स्थिति, कौन सरकार में किसकी चलती है, किस मंत्री की चलती है, किस अधिकारी की चलती है, अभी तो कोई समझ नहीं पा रहा है जी। है ना। तो ये स्थिति सरकार की है। दूसरी बात ये है कि सरकार के पास ये है कि ले दे के एक महतारी वंदन योजना और दूसरा उसके पहले वो जो 16, 17, 17, 18 का बोनस देना था उसकी जगह 15, 16, 14, 15, 15, 16 का दिया। जिस समय सूखा पड़ा था उस समय का बोनस दिया। दूसरा भी महतारी वंदन योजना में अभी भी मैं गंडई गया था जी। तो वहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि किसी खाते में 3 रुपये आए, किसी में 5 रुपये, किसी 2 रुपये आए। जी। तो ये अभी भी बहुत सारे लोगों के खाते में पैसा पहुंचा नहीं महतारी वंदन के। जी। तीसरी बात यह है कि जो 3100 रुपये देने की बात उन्होंने कही थी, हम पंचायत में देंगे, नगद देंगे, पंचायत में न मिला न नगद मिला। मार्च में आप दे रहे हैं, बिल्कुल जब चुनाव सर पे है, आचार संहिता लगने वाली है, तब आप खाते में पैसा डाले हैं। तो आप जो मैनेजमेंट है आप, और दूसरी बात यह है कि जो 18 लाख आवास की बात जी। पहले दिन सारे होर्डिंग में 18 लाख आवास हमने स्वीकृत कर दिया। आज 3 महीने बीत गए सरकार के। 13 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी, आज अब 14 मार्च है, 3 महीने पूरा बीत गया। एक भी किसी गरीब के खाते में कोई एक आध किस्त गया हो तो बता दीजिए जी। तो ये स्थिति है। दूसरी बात ये है कि जो योजनाएं चल रही थी उसको सबने आपने बंद कर दिया। बेरोजगारी भत्ता आपने बंद कर दिया। राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना आप तो 10,000 रुपये देने वाले थे जी। उसको आपने बंद कर दिया। वो चल रहा हो स्कीम जी। मैं नए स्कीम के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि आपने गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात की थी और बजट में नहीं है जी। है ना, उसको तो दिया ही नहीं। लेकिन जो राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना जो चल रहा था जिसमें 7,000 रुपये दे रहे थे और आप 10,000 देने की बात आपने कही थी, उसमें बजट में भी लेकिन दिया नहीं आपने। और उसी प्रकार से आप जो राजीव मितान क्लब है उसको भंग कर दिया, गोबर खरीदी उसको बंद कर दिया। आप कहते हैं उसमें भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार की जांच करें, लेकिन गोबर खरीदी क्यों बंद कर रहा है भाई? जी। उसको तो बंद नहीं करना था। आज वर्मी कंपोस्ट बना पड़ा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। रीपा जो हम लोगों शुरू किया था, जो आजीविका भारत सरकार की योजना है, उसमें जो उत्पादन कर रहे हैं उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। जो सी मार्ट है उसको आपने पीछे धकेल दिया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है वो लगभग समाप्ति की ओर है। फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब उसको उसमें हमने स्पेशल स्टेटस ये दिया कि कलेक्टर उसको मॉनिटरिंग करे, सारे विभाग के टीचर रहें उसमें, सारे
एपरेटस रहे, लैब की सारी सामग्री रहे और उसका मेंटेनेंस हो। ये उसके लिए कलेक्टर के अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। और प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सब लोग स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल सब एडमिशन लिए थे। आपने एक झटके में आपने उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट मर्ज कर दिया और उसके बाद उसकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही, क्योंकि उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं। सामान्य जो स्कूलें जो चलती है उसी प्रकार से ये भी चलेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी माध्यम से हिंदी भी चलेगा। ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार उसको मरणासन स्थिति में सिस्टम को जो योजना है ना, इन्होंने तो विधानसभा में ये भी कह दिया, हालांकि मैं उसको जवाब नहीं दिया था कि सारे स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद के नाम से रख दिया गया। मतलब मूर्खता के पराकाष्ठा है। वो योजना का नाम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है। किसी मान लो मायाराम सूरजन जी के नाम से कोई विद्यालय है तो उसी के नाम से है। यदि शहीद स्मारक स्कूल है तो उसके नाम से, बीपी पुजारी स्कूल है तो उसके नाम से है। वो नाम किसी का नहीं बदला गया है, योजना का नाम है। और ये विधानसभा में जवाब देते हैं कि सारे स्कूलों का नाम स्वामी आत्मानंद से रखते। आप हर बात में बोल रहे हैं कि मैंने जवाब नहीं दिया। ये भूपेश बघेल इतने खामोश क्यों हो गए भाई? मैं देख रहा था जी, मैंने देखा ना, 3 महीने से देखा इनके काम करने की शैली, वही तो देख रहा था। तो देख रहे थे आप, तो देख के क्या महसूस किए? आपका बड़ा पसंदीदा किरदार था छत्तीसगढ़ की सियासत में, नाम है उनका डॉक्टर रमन सिंह। और डॉक्टर रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हो गए। इसने आपकी राजनीति को मुश्किल किया या आसान? नहीं, विष्णुदेव साय, देखिए रमन सिंह एक चुनौती, उसको हटाना चुनौती था जी। 15 साल के मुख्यमंत्री थे जी। जमे जमाया उनका बिल्कुल कोई नहीं सोचता था कि उसके कोई जमे हुए पैर उखाड़ देगा जी। तो वो चुनौती थी जी। अभी तो विष्णुदेव साय के बारे में बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उसको हटा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के बीच में चर्चा है जी। इसको तो लोकसभा चुनाव तक ही रखें, इसको हटा देंगे जी। तो ये चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जी। वही चर्चा हो रही है, ये लोकसभा तक की है। नहीं, उनकी जो चर्चा है वो तो ठीक है। भूपेश बघेल की अपनी सियासत के लिए क्या मुफीद रहा? डॉक्टर रमन सिंह अगर मुख्यमंत्री रहते तो ये लोकसभा चुनाव आपके लिए ज़्यादा कठिन होता, या विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं तो ये लोकसभा चुनाव ज़्यादा कठिन? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो काम करने की शैली है वो तो ये है कि लड़ने में मज़ा आता है जी। अब विष्णुदेव साय न कोई बयान है, ना उसकी कोई कार्य है ना, और जैसा चल रहा है, नक्सलिया गतिविधि बढ़ रही तो बढ़ने दो। तो आपको लड़ने में बड़ा मज़ा आता है। 11 सीटों पर जो भाजपा ने प्रत्याशी दिए हैं, उन नामों को देखकर कितना मज़ा आ रहा है भूपेश बघेल जी को? सर मतलब देखिए, ये अपने बूते कोई चुनाव लड़ने वाले में से मुझे तो एक भी नज़र नहीं आता जी। केवल बृजमोहन अग्रवाल को छोड़ के जी। बचत किसी में ऐसा नहीं दिखता कि अपने दम पे वो चुनाव लड़ लेंगे या उसके पूरे लोकसभा क्षेत्र भर में उसकी पहचान हो जी। उसके अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता जी। बचत तो बैसाखी के सहारे तो बहुत सारे लोग, मतलब ये है कि नदी में यदि लकड़ी यदि बह रही उसमें तो किल यदि लगा तो वो भी बह जाता है जी। उसी प्रकार से तो नदी किसकी बह रही है? ये मानते हैं हम नरेंद्र मोदी जी की नदी बह रही है, उसी उम्मीद में है जी। लेकिन ऐसा है कि देश के राजनीति में 2 बार से अधिक मौका नहीं मिलता। आप अटल जी को देखेंगे 2 बार मौका मिला जी। मनमोहन सिंह जी देखेंगे 2 बार मौका मिला, तो 2 बार इनको मौका मिल चुका है। अब इतिहास पुराना क्यों नहीं पढ़ते? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो थोड़ा और लंबा भी मौका पाए। वो दौर अलग था जी। देश की आज़ादी का दौर था, और वो चाहे शास्त्री जी हो चाहे नेहरू जी हों, ये लोग उस दौर से, जो आज़ादी की लड़ाई से जी। उस आंदोलन से निकले थे, इसलिए उनके सामने कोई चुनौती नहीं। पर अभी तो बताया जाता है असल आज़ादी तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही मिली है। तो भाई ऐसा है कि अभी मैं कल कुछ वीडियो देख रहा था कि 2014 के बाद ही देश को आज़ादी मिली। ये सैटेलाइट है वो 2014 के बाद ही अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है ना। ट्रेनें भी उसके बाद बनी, पटरियां भी बाद में बनी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी बाद में बना। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें तो कुछ भी कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी को चुनौती के तौर पर देख पा रहे हैं, भूपेश बघेल जी की नहीं देख पा रहे? चुनौती है, उसको हल्के में तो नहीं ले जा सकता।
अरे अभी तो आप बोल रहे हैं 2 से ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, फिर भी आप चुनौती भी बता रहे हैं और मौके की उम्मीद भी नहीं देख रहे हैं। हाँ तो देखो अभी यहाँ तेलंगाना में चुनाव प्रचार में गया था, तो बोले कि ये सब ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये तेलंगाना है, 2 बार से तीसरा मौका नहीं मिलता जी। तो वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं दूसरे बार में वो धाराशाही हो गए जी। एनटी रामाराव से लेके चंद्रबाबू नायडू और सबको गिनाए, तो इनको भी बता दिए 2 बार से तीसरा नहीं टिकेंगे। और सही में देखो हमारा आ गया तेलंगाना, रेवंत रेड्डी बन गए मुख्यमंत्री। आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो 11 हैं उनमें एक बृजमोहन अग्रवाल ही अपने दम पर चुनाव जीतने में सक्षम है, पर जिनके खिलाफ आप मैदान में उतरे हैं, संतोष पांडे जी नाम है उनका। भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारने का फैसला किया, एक आपके भतीजे विजय बघेल, दूसरे आपके प्रतिद्वंदी संतोष पांडे। तो संतोष पांडे जी के संदर्भ में क्या देख पा रहे हैं? देखिए अभी जब घूम रहा हूँ तो उसके बारे में बात यही कि अभी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं जी, और ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है ये लोग कह रहे हैं जी। पर अगर उपलब्धि नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सांसदों को घर बिठा दिया। अगर संतोष पांडे के हिस्से में कोई उपलब्धि नहीं थी तो फिर पार्टी ने उन्हें मैदान में क्यों उतार दिया? भूपेश बघेल जी के संदर्भ में कोई सेटिंग हो रखी है कि भाजपा की कि आपकी मदद करने के लिए प्रत्याशी नहीं बदला गया? पहले घोषित हो गए थे, मैं तो बाद में मेरा नाम आया बाद में। वो ऐसा है कि मेरा नाम तो पहले दिन से पैनल में सिंगल चल रहा है। हाँ तो मेरी पार्टी की बात, अंदर की बात वो कैसे जान जाएंगे? वो तो डिक्लेयर हुआ, उसके बाद मेरा नाम डिक्लेयर हुआ। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो 3 महीने से चल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं। तो संतोष पांडे जी के संदर्भ में क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए किसी भी प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए जी। और कैंडिडेट है, पार्टी है, सत्ता में है, तो किसी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। हमको तो मेहनत करनी है। रमन सिंह जी के साथ आपकी अदावत बड़ी चर्चाओं में रहती थी। राजनांदगांव क्षेत्र के लोगों का यह मानना है कि रमन सिंह के होने का 5 साल पर्याप्त हिसाब किताब राजनांदगांव क्षेत्र में किया भूपेश बघेल जी ने। और उस हिसाब किताब के चलते आपको अपनी उम्मीदवारी में कितनी परेशानी जाती दिख रही है? नहीं देखिए, वो उस जगह में जाकर बैठ गए जहां उस पर हमला नहीं किया जा सकता जी, उससे लड़ा नहीं जा सकता जी। वो विधानसभा का अध्यक्ष है, संवैधानिक पद में है जी, और संवैधानिक पद में रहते वो उस प्रकार से कोई बयान नहीं दे सकते और हम लोग उस पद के मर्यादा को ध्यान में रखते उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते जी। तो हमने तो विधानसभा में कह दिया, डॉक्टर साहब अब तो हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया, आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते जी। आसंदिक सम्मान करना ये तो प्रजातांत्रिक परंपरा है। पर राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में यह आक्षेप है वहाँ के लोगों का, आपसे भी लोगों ने सवाल किए, वह 5 सालों में यहाँ से कई कार्यालय चले गए, यहाँ पर विकास के लिए जिस प्रकार का फंड मिलता था अब पिछले 5 सालों में नहीं मिला। इनका कोई जवाब? यदि आप देखेंगे तो रमन सिंह के कार्यकाल में किसी कार्यकाल को निकाल के देख लीजिए तो वहाँ विकास के कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं आई। हमने तो दिया, भरपूर दिया जी। और दूसरी बात ये है, कार्यालय की बात है तो हमने तो कहा था भाई सरकार बनाइए, हम आपको संभाग ही दे देते हैं, राजनांदगांव तो संभाग बनाएंगे जी। तो उन्होंने माना नहीं जी। यदि हमारी बात मान लेते तो संभाग ही खुल जाता, सारे कार्यालय ही होते। तो सरकार बना देते तो संभाग खुल जाता, सांसद बना देंगे तो क्या करा देंगे आप? बहुत जो हो सकता है वो पूरा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि सरकार पे तो नकेल डाल के रखेंगे जी, है ना। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी तो पता नहीं है जी। लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वादे उन्होंने किए थे, जो योजनाएं जो चल रही थी, जो उन्होंने बंद जनता के हित में उसको तो इस सरकार पे नकेल डाले रखने के लिए भूपेश बघेल को विधायक रहना ज्यादा मुफीद है या सांसद बन जाने पे ज्यादा नकेल लगी? जिम्मेदारी दिया है उसी हिसाब से काम अभी तो आप नकेल डालने की बात कर रहे थे ना, तो नकेल किस में? विधानसभा के अंदर बैठकर आप ज्यादा हिला देंगे या बाहर बैठकर? दोनों काम अच्छा से हो सकता है। दिल्ली में बैठ के अच्छा से काम हो सकता है जी। हाँ, छत्तीसगढ़ के हित में। पर भाजपा तो बता रही है आपके आने के बाद में राजनांदगांव जिहादी गांव बनने जा रहा है, इसके संदर्भ में भूपेश जी क्या कहेंगे? मूर्खता की पराकाष्ठा है। मैं इन सब सवालों को जवाब देना नहीं चाहता। तो आपको लगता है कि क्या राजनांदगांव क्षेत्र का जो चुनाव है वो इस आधार पर ध्रुवीकृत हो सकता है? वो करने की कोशिश कर लें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिरी बिंदु पर आते हैं, राजनांदगांव किस उम्मीद के साथ में गए? कोई आपके पास विजन भूपेश बघेल जी के पास
कि अगर मैं राजनांदगांव की जनता का विश्वास इस चुनाव में जीत पाता हूं तो उसके एवज में मैं राजनांदगांव को क्या दे पाऊंगा संसदीय क्षेत्र को? एक तो जो हमारी घोषणा पत्र आएगी और उसके बाद राजनांदगांव लोकसभा के संदर्भ में साथियों से चर्चा करके निश्चित रूप से वहाँ की को अलग से हम घोषणा पत्र बनाएंगे, क्योंकि वो ऐसा लोकसभा है जहाँ वो किसान ऐसे रहें कि जिस समय में सिंचाई बिना सिंचाई के वहाँ गन्ना और कपास का उत्पादन करते थे। उतने मेहनती और टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे थे कि सूखे की स्थिति में भी गन्ना और कपास उत्पादन करते थे। पीएनसी जैसी मिलें थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में कहें, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में कहें, चाहे खैरागढ़ जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय है उसकी बात करें, तो बहुत सारे विशिष्टताएं उस क्षेत्र में हैं जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो भी हमने लगभग हर बिंदु पे आप पे विस्तार से बातचीत की, पर ये मौका है राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद करने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र को भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, क्या कहना चाहेंगे? आप हैं और जनता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे जब 5 साल सरकार में था तो वहाँ पूरे प्रदेश के किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के, छात्र छात्राओं की सेवा करने का अवसर मिला, उनको आगे बढ़ने का अवसर हमने दिया और साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी संवर्धित करने का मौका मिला था और बड़ी ऊंचाइयों में नाम देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा पहुंचा था। उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से राजनांदगांव की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। तो ये भूपेश बघेल जी, जिनका मानना है कि 5 साल बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने छत्तीसगढ़ की गरिमा और गौरव को बढ़ाने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर दिलाने का काम किया, और अगर राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता इस चुनाव में उनके प्रति समर्थन व्यक्त करती है तो वह अपनी इन कोशिशों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये फैसला तो जनता को लेना है कि वह अपना फैसला किस अनुसार लेती है। लेकिन भूपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तताओं के बीच में समय निकालने के लिए। और आज के चुनावी संवाद में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्स से। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।